नमस्कार भैया बहनों। आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2। पाठ 2 का नाम है बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इस पाठ के पहले अपन ने पाठ 1 पढ़ा था। पाठ 1 का नाम है वह चिड़िया जो, वो पद्य की रचना थी। और आज हम पढ़ेंगे बचपन, ये गद्य की रचना है। वो उसकी विधा कविता थी। और आज जो विधा पढ़ेंगे वो संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण होता है किसी घटना, दृश्य, वस्तु या व्यक्ति का पूर्ण रूप से आत्मीय वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो संस्मरण विधा का बचपन है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की यादों का वर्णन किया है। लेखिका कहती है कि उन्हें परिवार के नियंत्रण में रहना पड़ता था बचपन में। अपने मोजे धोना, जूते पॉलिश करना, ये सब काम उन्हें स्वयं करना पड़ता था। बचपन में ग्रामोफोन ही एकमात्र उनके लिए मनोरंजन का साधन था। ग्रामोफोन क्या होता है? ये एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है। इसमें हम ध्वनि रिकॉर्ड करके बाद में उसको सुन भी सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसको सुना भी जा सकता है और बजाया भी जा सकता है। तो एकमात्र साधन बचपन में ग्रामोफोन ही हुआ करता था। लेखिका को बचपन में पहने जाने वाली सारी पोशाकें अच्छी तरह से याद है। उन्हें बचपन में कुल्फी, कचौड़ी तथा समोसे बहुत प्रिय थे। शहतूत, फालसे का शरबत भी खूब प्रचलन में था। लेखिका ने अपने इस संस्मरण में दार्शनिक स्थलों का भी सुंदर वर्णन किया है। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। सयाना, बड़ा या होशियार, शताब्दी 100 वर्षों का समय। फ्रील, झालर, चलन, प्रचलन, कस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, खुराक, निश्चित मात्रा, किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो दवा की हो सकती है, भोजन की हो सकती है। मितली, उल्टियाँ या मन खराब होना, मुँह में पानी आना, मन ललचाना या लालच आ जाना मन में। निरा, केवल, कमतर, कमतर का अर्थ होता है कमजोर या कम अच्छा होना कोई। खींचना, क्रोध होना, सुविते, सुविधाजनक। तो ये हुए शब्दार्थ। अब पढ़ते हैं पाठ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इसमें लेखिका अपने बचपन की यादों की ओर ले जा रही है अपन को। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी लेखिका की उम्र हमारी दादी या नानी के बराबर है। तो वो कहती है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ उम्र में कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, यानी मेरी उम्र तुम्हारी दादी या नानी के बराबर हो सकती है। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, तुम्हारी बड़ी बुआ के बराबर भी हो सकती हूँ मैं, और ये तुम्हारी बड़ी मौसी के बराबर भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते थे? जीजी कहकर। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना यानी बड़ा, महसूस यानी अनुभव करना। मैं इन दिनों कुछ अपनी मतलब उस लेखिका की उम्र हो चुकी थी और वो अपने आप को बड़ा महसूस कर रही थी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी का अर्थ मैंने बताया 100 वर्षों का समय। तो उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ और अब शताब्दी बदल चुकी है और परिवर्तन तो संसार का नियम है, इसलिए अब उनकी उम्र में भी बदलाव आ गया। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है, तो उनके पहनावे में भी बदलाव आ गया। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। बचपन में सभी को ही कलरफुल ड्रेस पसंद होती है, तो लेखिका बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। रंग बिरंगे कपड़ों में देखो, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये कलर उनको पसंद थे। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब गहरा रंग बीते हुए बचपन की तरह, जिस प्रकार उनका बचपन बीता है उस प्रकार उनके मन गहरे रंग भी उनको अच्छे नहीं लगते। अब उनको केवल सफ़ेद या हल्के रंग पसंद है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। दशकों का अर्थ होता है 10 वर्ष का समय, यानी 10-10 वर्ष के अंतराल में मैंने
जब बचपन की यादें बता रही है लेखिका, तो मैंने अपने बचपन में 10-10 वर्ष के अंतराल में अलग-अलग ड्रेसें पहनी हैं, अलग-अलग पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी 10-10 वर्ष के अंतराल में उन्होंने अपने कपड़े भी बदलती गई वो। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बचपन के फ्रॉक कैसे थे उनके? हल्की नीली और पीली धारीवाल फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। यानी किस प्रकार ड्रेस पहनती थी वो? हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। बाजू पर भी गोल कफ होता था, बाहें भी उनकी गोल कफ बंद होती थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, ये बहुत पसंद था उनको। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उस पर जो हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाली घेरदार फ्रॉक थी, उसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर लगी हुई थी, झल्लर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका बता रही है कि जब मैं छोटी थी, यानी मेरे बचपन के समय में, फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रहता था बच्चों के हमेशा, और बालों में इतराते रंग यानी बालों में रिबन लगाते थे, वो भी रंग बिरंगे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसमें नीचे फर टकी थी। लेखिका कह रही है, लेमन यहाँ सभी जानते हैं, अंग्रेजी का शब्द है, और लेमन का अर्थ होता है नींबू। नींबू जैसे रंग का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी हुई थी, फर बाल बाल से जो होते हैं ऐसी डिजाइन वाला, वो टकी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक का अर्थ होता है ढीली ढीली पोशाकें, ऊपर से नीचे तक। एक चॉकलेट रंग का, जो उनके पास 2 ढीली ढीली पोशाकें थी, वो एक तो चॉकलेट रंग की थी, जो अंदर की कोटी प्याजी, अंदर कोटी का अर्थ होता है अंदर का हिस्सा, उनकी जो ढीली पोशाक थी उनके अंदर का हिस्सा प्याजी रंग का था, तो प्याज जिस रंग का होता है उस रंग का था। दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। दूसरी जो ढीली पोशाक थी वो ग्रे कलर की थी और उसका अंदर का जो हिस्सा था वो सफ़ेद था। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका बता रही है कि मुझे बचपन के अपने मोजे और स्टॉकिंग, मोजों का ही एक प्रकार है, वो अभी भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। अर्थात लेखिका का कहने का मतलब है कि हमको बचपन में स्वयं के काम स्वयं ही करने पड़ते थे, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, ये हमको शिक्षा दी जाती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी हम परिवार के सभी बच्चे रविवार की सुबह इसी काम में लगा देते थे, यानी पूरा रविवार की जो सुबह का टाइम है वो पूरा इसी समय में लगता था हमारा। धो लेने के बाद, यानी मोजे धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, अपने अपने जूतों को पॉलिश करते थे और उन्हें चमका देते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, जब जूतों को ब्रश या किसी कपड़े से रगड़ते तो उनमें चमक आ जाती थी। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका कह रही है कि मुझे आज भी जूतों की पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के जूते आ चुके हैं। हालांकि का अर्थ होता है यद्यपि। लेखिका का कहने का भाव यह है कि आज के समय में बाजार में नई नई किस्म के जूते आ चुके हैं, नई नई डिजाइन के जूते आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। आज के समय में जो बाज़ार में जूते मिल रहे हैं वो पहले से ज़्यादा आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। पहले जब हमें नए जूते मिलते थे उसके साथ ही छालों का इलाज भी रखना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही नए जूते पहनते तो छाले होना शुरू हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, सैर यानी भ्रमण या घूमने जाना, तो जब कभी लंबे घूमने जाते तो अपने पास रुई ज़रूर रखते। रुई यानी छाले हो जाते तो उस रुई को जूते के अंदर रखना तो आराम मिलता था। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जूता लगा मतलब जूता लग गया यानी छाले पड़ जाते थे, खून सा निकलने लगता तो रुई मोजे के अंदर रखते, जिससे आराम मिलता था।
हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका। लेखिका कह रही है कि बच्चों, तुम्हारे और हमारे बचपन में तो बहुत अंतर आ गया है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल। हर लेखिका कह रही है कि हमें हर शनिवार को ये जैतून का तेल और अरंडी का तेल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि ये बहुत कड़वा था और इसको पीना बहुत मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते। छोटे शीशे का गिलास मतलब छोटा कांच का गिलास जिस पर ठीक खुराक का अर्थ होता है मात्रा, चाहे वो दवा की हो या भोजन की हो, तो उस पर ठीक निशान पड़े रहते थे। जैसे दवा लेने के लिए अपन को 5 ml या 10 ml लिखा रहता है उस पर, तो ऐसे उस गिलास पर भी निशान पड़े हुए थे कि इतना ऑयल, इतनी इस तेल की इतनी खुराक तुम्हें लेनी है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती और उसको देखते ही मन खराब होने लगता, उल्टियाँ जैसा मन होने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका कह रही है कि तो हमारे समय और तुम्हारे समय में कितना अंतर है, कितना फ़र्क है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। दिलचस्पियाँ मतलब रुचि। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन मैंने तुमको बताया, एक एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है जिसमें रिकॉर्ड, कुछ भी चीज़ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बाद में भी सुन सकते हैं। तो पहले के ज़माने में मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। लेखिका कह रही है कि हमारे समय में कुल्फ़ी चलती थी और आज के समय में आइसक्रीम का प्रचलन है। कचौड़ी समोसा अब पेटीज़ में बदल गए हैं। पहले के ज़माने में कचौड़ी और समोसा का बहुत प्रचलन था, पेटीज़ को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के समय में पेटीज़ का ज़्यादा प्रचलन है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। पहले शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत चलता था, पहले कोक पेप्सी को कोई नहीं जानता था, और आज के ज़माने में शहतूत और फालसे के शरबत को कोई नहीं जानता, कोक पेप्सी ज़्यादा पीते हैं लोग बाग। उन दिनों कोक नहीं, यानी उन दिनों कोक को नहीं जानता था, उन दिनों सिर्फ लेमनेड और बिमटो यही मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। वेंगर्स और डेविको रेस्तरां यहाँ रेस्टोरेंट के नाम है। तो शिमला के जो रेस्टोरेंट है उनके यहाँ वर्णन किया है लेखिका ने। पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। इस रेस्टोरेंट की जो ये चॉकलेट और पेस्ट्री थी वो बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती, ड्यूटी यानी काम करना या अपना कर्तव्य निभाना, हम भाई बहनों की ये डेली प्रतिदिन का काम था शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला का जो मॉल है, यानी शिमला का जो बड़ा बाज़ार है, उसमें से ब्राउन ब्रेड लाने की हमारी भाई बहनों की ड्यूटी थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारा जो शिमला में घर था वो उस मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते, यानी वहाँ से थोड़ा सा उतरना पड़ता था और मॉल पर जा पहुँचते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी जो कन्फेक्शनरी है वो मिठाई की दुकान के लिए आया है, तो उस मिठाई की दुकान पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की जो खुशबू थी वो मन को भा जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका बता रही है कि बचपन में हमें एक सप्ताह में चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। स्टॉक यानी संग्रह, सबसे ज़्यादा टॉफ़ी मेरे पास ही इकट्ठी होती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। साइड बोर्ड पर यानी मेज़ पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। काफ़ल जो होते हैं वो उत्तरांचल और हिमाचल
के जंगलों में गर्मी के मौसम में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, यानी एक प्रकार के फल होते हैं ये। कुछ खट्टे मीठे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ गुलाबी होते हैं। रस भरी, कसमल, ये सब वहाँ के मौसमी फलों के नाम है। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। चेस्टनट या अखरोट के लिए आया है, तो अखरोट एक और गजब की चीज़। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में खाए जाते। अखरोट के लिए कह रही है लेखिका कि उनको आग पर भूनते थे और भुनने के बाद उनके छिलके उतार कर बड़े आनंद से खाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। लेखिका कह रही है कि इसकी हम पुड़िया बना लेते थे। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी, जो पहले थी, चने जोर गरम की पुड़िया अभी भी वही नज़र आती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, यानी कोई भी रफ कागज़ लेके, जो बेकार कागज़ है, उसकी पुड़िया बना लेते हैं और उस पुड़िया को केवल हाथ से बनाया जाता है और कोई ना उसमें समय लगता ज़्यादा, ना पैसा लगता है। निरा हाथ का कमाल है, केवल हाथ का कमाल है उसमें। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये जो गाना है वो क्रांति पिक्चर का है और जो 1981 में तैयार की गई थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, यानी उस मैदान में जैसे घूमने जाते वहाँ पूरे राउंड लगाते जब तक ये चलती रहती थी। ये जो चने की पुड़िया है, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खासी ही लय रफ्तार थी, यानी खासी एक लय रफ्तार, यानी चलने का जो तरीका था, तेजी थी, वो एक अजीब ही थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। लेखिका बता रही है कि बचपन में शिमला रिज यानी शिमला का एक खुला मैदान है, वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए, बहुत आनंद किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। कौन सा मौका? घोड़े की सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर यानी कमज़ोर समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका इतनी बात बताने के बाद फिर कहती है कि अब वो बात बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं अपने बचपन की यादों की ओर। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, यानी ये जाखू का पहाड़ एक पहाड़ है, शिमला में ही है। ऊंचा चर्च यानी पहाड़ों के ऊपर एक चर्च यानी गिरजाघर। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंजें फैल जाती। चर्च में क्रिश्चियनों का होता है ये जो गिरजाघर है, तो उसमें जो घंटियाँ बजती थी तो वो दूर दूर तक फैल जाती थी। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे थे। यहाँ प्रभु यीशु ईसा मसीह के लिए आया है, जो क्रिश्चियनों के देवता है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। वहाँ से जो जाखू पहाड़ है वहाँ पर घूमने गई लेखिका बता रही है कि वहाँ से सामने का आकाश सूर्यास्त यानी सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है, यानी सूर्यास्त के समय का वर्णन है। लेखिका बता रही है कि पूरे आसमान में गुलाबी सुनहरी धारियाँ दिखाई दे रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़ गहराने लगे। सूर्यास्त के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी दूर दूर जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे वो अब कम दिखाई देने लगे, अंधेरा छाने लगा उन पर। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी चारों तरफ जो बत्तियां थी, लाइटें थी, रोशनी थी, वो चमचमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी शाम के समय का दृश्य था। शिमला का जो रिज है वहाँ का शाम का नज़ारा या शाम के समय का दृश्य बड़ा ही मनोहरी था। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ये एक पहाड़ी ट्रेन थी। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। इसमें लेखिका ने शिमला में चलने वाली पहाड़ी ट्रेन का वर्णन किया है।
आगे देखिए, और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। लेखिका बता रही है कि कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। दूर से ऐसा दिखाई देता था जैसे एक मोटा सा पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड स्पीड यानी गति इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, यानी मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, यानी सभी छोटे और बड़े व्यक्ति मेरी चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? इस उम्र में ऐनक, यानी बचपन की बता रही है लेखिका कि इतनी छोटी उम्र में ही ऐनक यानी चश्मा लग गया, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब ऐसे कहते थे उनसे कि कुछ दिन पहनोगी तो उतर जाएगी। तो मुझसे जो भी कहते मैं उनसे यही बात कहती। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, मुझे पूरा विश्वास दिलाया है, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, यानी चिढ़ाया, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं, यानी मुझसे मेरा चचेरा भाई लंगूर कहकर चिढ़ाता था। मैं खीजी यानी क्रोधित हुई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा नहीं लगा। मेरे चाचा के लड़के ने मुझ पर एक शायरी बनाई तो वो शेर मुझे बुरा नहीं लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। अर्थात लेखिका कह रही है कि ये चश्मा बचपन में बुरा लगता था, अजीब सा लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है चश्मे को पहनने की। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। अब तो ऐसा लगता है कभी उतर भी जाता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, खाली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सुभीते यानी आसानी से मिल जाने वाली। तो आज हमने पढ़ी कृष्णा सोबती की पूरी बचपन की यादें, उनका संस्मरण पूरा पढ़ा। तो ये हुई अपना पूरा पार्ट 2। अब अगली कक्षा में मैं प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। इस पाठ के शब्दार्थ अपनी गृह कार्य की कॉपी में उतारना। जय हिंद।